शहद से याद आती है मिठास, और ये मिठास आपको आपके परिवार के करीब ले जाती है। और ऐसी ही मिठास और प्यार से जुड़ा हुआ था परिवार शर्मा जी का। शर्मा जी के 2 बेटे थे, दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी थी। एक बेटी थी जिसकी शादी की अभी बातचीत चल रही थी। सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मा, पैनकेक्स को और कितना टाइम लगेगा? मुझे भूख लग रही है मम्मा, और मेरे डॉगों को भी। तुझसे बड़ा तो तेरा डुग्गू है, डुग्गू को भी पैनकेक्स अच्छे लगते हैं, बताओ। पर ज्यादा पैनकेक्स नहीं खाने चाहिए अमन, उससे पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैदे से बनते हैं ना। अरे नहीं, पैनकेक्स तो हेल्दी होते हैं नेहा, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि ये आज के जमाने का खाना है, फिर समझ में आया नहीं भाई, आटे से ही बहू इडली जैसा केक बना देती है और उस पर लगा देती है शहद, और ऐसे तैयार हो जाता है पैनकेक। वाह भाभी, सही है, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। पर मुझे ना पैनकेक नहीं खाना, मैं तो अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स में दूध और हनी डालकर ही खाऊंगी, और बहुत सारे फ्रूट्स भी। इससे अच्छा और हेल्दी कुछ हो ही नहीं सकता। खाना ऐसा होना चाहिए जिससे बनाने में मेहनत भी ना लगे। मैं तो अपने ससुराल वालों को भी कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत ही डाल दूंगी। तभी अपनी सास के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और बेटे के लिए पैनकेक्स लेकर सीमा रसोई से बाहर आती है। सॉरी पापा जी, मम्मी जी, वो क्या है ना, सिलेंडर खत्म हो गया था तो उसी को चेंज करने में वक्त चला गया और नाश्ता बनाने में देरी हो गई। आप बस 2 मिनट बैठिए पापा जी, प्रीति दही में छौंक लगा ही रही है। तभी हड़बड़ी में प्रीति वहां आती है। अभी 10 मिनट पहले घड़ी देख कर गई थी मैं, तब 8:45 बज रहे थे। ये पलक झपकते ही 9:30 कैसे हो गए? सुबह सुबह घड़ी इतनी तेजी से भागती है कि क्या बोलूं। ये लीजिए पापा जी, आपकी छौंकी हुई दही और पराठे, आपके फेवरेट। हाँ, गर्मी के दिनों में तो अब दही रोटी ही खाना पेट के लिए सही है, वरना पेट की बैंड बच जाती है। इतना सादा खाता हूँ, उसके बाद में मेरे मुंह में छाले हो गए। अगर पराठों के साथ छोका हुआ दही लूंगा तो मेरे छालों में और चुभन होगी। प्रीति, मेरा तो रहने दो। अरे ऐसे कैसे रहने दो बेटा, छाले पर शहद लगा ले, छाले धीरे धीरे दबने लगेंगे। भूखे रहने से पेट की गर्मी और बढ़ेगी। अच्छा ऐसा क्या? फिर एक काम करो प्रीति, तुम दही में शहद डालकर पराठे के साथ ले आओ, वही ठीक रहेगा ना मम्मी? देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि शर्मा जी के परिवार में सभी हेल्दी खाना प्रेफर करते थे। खास करके खाने में शहद का इस्तेमाल तो होता ही था, क्योंकि आयुर्वेद में शहद को औषधि बताया गया है। कुछ इसी तरह शहद के आसपास ही घूमता था शर्मा परिवार का तीनों वक्त का खाना। कितने लकी है ना भाभी हम, जो हमें ऐसा घर मिला जहाँ खाने को लेकर ज्यादा किचकिच नहीं है। कोई मिर्च रोटी खा लेता है, कोई दही रोटी। दीदी भी अपना खाना हमेशा खुद ही बना लेती है। बाकी घरों में तो बहुओं पर रसोई का इतना प्रेशर रहता है, एक वक्त में 3-3, 4-4 सब्जियां बनानी पड़ती है। खुद के लिए वक्त भी नहीं मिल पाता होगा उन्हें। बाकियों ने चैन दिया तो मेरा बेटा पैदा हो गया चैन छीनने के लिए। अरे कुछ खाता ही कहाँ ये, कितनी वैरायटी बना कर दूं इसे बार बार। तू कुछ ऐसा बताना जो हेल्दी भी है और बच्चों को पसंद भी आए। सॉल्टेड हनी कस्टर्ड, स्वादिष्ट भी रहेगा और पौष्टिक भी। शरीर में शहद जाता रहेगा ना भाभी, तो इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, वरना जैसा मौसम हुआ पड़ा है बच्चों को तो तुरंत बुखार हो जाए। ठीक है, फिर दोपहर में अमन के लिए यही बना लेती हूँ। बाकी रोजमर्रा का खाना घर की दोनों बहू दोपहर का खाना टेबल पर लगाती है कि वो हो जाता है जिनकी वो बात कर रहे थे, पर अमन के साथ नहीं, उनके ससुर के साथ। खांसते खांसते सूरज अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ जी, सुबह तक तो आप ठीक थे, कुछ अटक गया है क्या गले में? पानी दो। नहीं ममता जी, मुझे रात से ही लग रहा था कि तबीयत बिगड़ेगी मेरी, गले में खराश सी महसूस हो रही थी, और देखिए दोपहर होते होते लग गई सर्दी। ऐसे कैसे हो रहा है पापा जी? हम तो घर पर इतना सादा खाना खाते हैं, इतना हेल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई बीमार ही रहता है। मुझे तो लगता है किसी की नजर लग गई है। आप सब खाने की टेबल पर बैठिए, मैं सबकी नजर उतार देती हूँ। सभी खाने पर बैठे हुए थे कि दरवाजे पर होती है दस्तक। भैया भाभी घर पर हो कि मायके निकल ली? करण बेटा। अरे लता, तो आजा सही वक्त पर आइए, खाने बैठ जा। मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है भैया, मंगवा लीजिए, वरना जैसे आपके मोहल्ले वाले हैं 1-2 थैली तो पार हो ही जाएगी। सोने से भी कीमती सामान है मेरी थैलियों में। पापा जी आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप बैठिए, मैं जाकर बुआ जी का बैग अंदर लेकर आती हूँ, मेरा मतलब है थैली अंदर ले आती हूँ।
सभी को खाता देख लता वहीं पास में सोफे पर बैठ जाती है। वही ना दीदी, बहू अभी नजर ही उतार रही थी। राम जाने किसकी नजर लगी है। हम तो खाने में इतना अदरक, शहद और नींबू का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कैसे सबकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है। शहद खाने के बाद ये हाल होना तो मुमकिन नहीं है भाभी। मैं नहीं मानती। कौन सा शहद इस्तेमाल करती हो आप? अच्छा, ये वाला जो सामने टेबल पर रखा हुआ है। अरे भाभी, इसे खाओगे तो बीमार ही पड़ोगे ना। ये नकली शहद है, चीनी की मिश्री बना देते हैं और अपने ब्रांड का लेबल लगा देते हैं। असली शहद को चेक करने का तरीका होता है, मैं दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। रसोई में पानी के गिलास में शहद की एक बूंद डालकर लता सभी को दिखाती है। देखिए, घुल गया ना पानी में। ये नकली है भाभी, असली शहद ऐसे ही घुल जाती है क्या? कई बार ऐसा होता होगा सर्दियों में कि आपकी शहद जम जाती होगी, है कि नहीं? हाँ बुआ जी, होता है, पर घी भी तो जम जाती है और नारियल तेल भी, इसलिए मुझे लगा ये प्योर हनी है। वही तो बात है, आजकल के बच्चों को ना कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ प्योर हनी। 500 किलोमीटर दूर से बी कीपर से डायरेक्ट ऑर्गेनिक हनी मंगवाती हूँ मैं। हाँ, महंगा जरूर पड़ जाता है, पर शरीर को भी तो बचाता है। एक बार डॉक्टर के पास जाने से जो लंबा लिफाफा मिलता है, उससे अच्छा जरा पैसे हनी पर ही खर्च कर लो भाई। और सच में लता की लाई हनी को खाकर ही सुरेश की खांसी ठीक हो जाती है। मेरे लिए भी उपाय बताओ ना बुआ जी। ये देखो, लड़के वाले आने वाले हैं और मेरे गालों पर इतने पिंपल्स हो रखे हैं। प्योर शहद लेकर आई हूं ना मैं, गालों पर लगा ले बेटा। चेहरा अगर बुलबुल जैसा चमकने ना लगे तो मेरा नाम लता नहीं। और एक चम्मच गर्म पानी से पी ले, थोड़ा शरीर भी कम हो जाएगा तेरा। लता के लाए शहद से शर्मा परिवार वालों की चमक ऐसी बढ़ जाती है कि बाकी किसी भी ब्रांड की शहद से उनका मन उठ जाता है। एक हफ्ते बाद लता के लौटने का समय आ जाता है। तो जो एक डब्बा शहद लेकर आई थी वो तो खत्म होने वाला है। अब इसके बाद हमें शहद चाहिए तो कहाँ से मंगवाएंगे लता? मधुमक्खी पालने वाले का नंबर दे दिया है मैंने, बहू को दिया है, बस फोन करके ऑर्डर दे देना, वो खुद कुरियर लगा देते हैं। और लता के जाने के बाद भर भर कर शर्मा निवास में शहद की बोतलें आने लगती है। इस शहद में तो अपना ही स्वाद है मम्मी। बुआ जी बिल्कुल ठीक कहती थी, ओरिजिनल चीजें तो ओरिजिनल ही होती है। मेरे आलमंड शेक में हनी डालने के बाद इसका जो फ्लेवर आता है ना, क्या बताऊं मैं। और अब मेरी तबीयत भी खराब नहीं हो रही दादी। बुआ दादी तो बहुत स्मार्ट है, मुझे लगता है वो डॉक्टर है। देख रही है ममता जी आप, कभी आपके मायके वालों ने हमारी इतनी फिक्र की है? ये है मेरी इकलौती बहन, कितनी चिंता करती है हमारी, बताइए। अरे तो मैंने कब अपने ससुराल वालों को बुरा कहा है? मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और आ जाती है महीने की आखिरी तारीख। 15,000 का राशन अचानक 25,000 का कैसे हो गया? 10,000 का क्या खा गए सब? अपने पर्सनल खर्चों को राशन के खर्चे में मत लिखा करो प्रीति। क्या लेकर आई थी बताओ? कोई शॉपिंग वॉपिंग की थी क्या? हाँ दीजिए आप भी, मैं अपने पर्सनल खर्च को रसोई के राशन में क्यों ऐड करूंगी? वो तो पहले हम मार्केट वाली सस्ती शहद मंगवाते थे। बुआ जी के बताने के बाद हमने ऑर्गेनिक हनी मंगवाना शुरू किया। एक तो वो शहद पहले ही महंगा होता है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी जुड़ जाता है। ये 10,000 उस शहद के ही है। 10,000 शहद की? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वैसे मम्मी, मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम नानी घर गए थे और वहां तुम शहद की सीसी लेकर आई थी। कहाँ गई वो शहद की सीसी? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक याद दिलाया। वो तो एकदम प्योर हनी था और पुराना भी। तेरे नाना कहते थे कि शहद जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। आजकल तो हर चीज पर एक्सपायरी का टैग लगा देते हैं, पहले तो कुछ भी नहीं होता था एक्सपायर। मुझे तो लगता है दिवाली की सफाई में वो शहद की सीसी स्टोर रूम में चली गई होगी। ठीक है, फिर भाभी देख लेते ना, अगर वहां मिल गई तो फिर से मंगवानी नहीं पड़ेगी। सीसी क्या, 5 किलो का डिब्बा था। स्टोर रूम जा रही हो ना बहू, तो उस तरफ की बालकनी को भी जरा साफ कर देना। कितने दिनों से बालकनी साफ नहीं हुई। और शहद को ढूंढने के लिए खुलता है स्टोर रूम का ताला और उसमें लगी हुई बालकनी। बहुत ढूंढने के बाद भी शहद का डब्बा तो किसी को नहीं मिलता, पर मिलती है मधुमक्खियां और उनका छत्ता। मम्मा, बी का घर वो देखो। अरे ये तो इतना बड़ा छत्ता बनाकर रखा है मधुमक्खी ने बालकनी पर। अब क्या होगा?
क्या होगा पापा जी, अब होगी कमाई। घर में मधुमक्खी का छत्ता लगना बहुत ही शुभ होता है। ये भगवान का संकेत है कि हमें शहद का काम शुरू करना चाहिए। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। प्रेम, तेरी बीवी तो बड़ी स्मार्ट है। बिजनेसमैन के घर की लड़की को लाने का यही तो फायदा होता है भैया। मैं ना अगल बगल से ऑर्डर लेना शुरू करता हूँ। इस महीने जो 10,000 एक्स्ट्रा पैसे हनी पर खर्च हुए थे, इस छत्ते से वो वापस आ जाएंगे। और पूरा शर्मा परिवार मिलकर आसपास शहद के लिए जागरूकता फैलाना शुरू कर देता है। सीने में जकड़न रहती है ना आंटी जी, तो शहद खाइए। आपको पता नहीं क्या, शहद खाने से हार्ट की लाइफ बढ़ती है। क्या शहद खाओ बेटा, आजकल तो हर चीज में मिलावट आने लगी है। अरे तो कौन कह रहा है मार्केट से नकली हनी लेने को। हमने नया काम शुरू किया है ना शहद का। आपको सामने मधुमक्खी के छत्ते से निकाल कर शहद देंगे हम। इतना पारदर्शी काम करने वाला कोई व्यापारी मिलेगा क्या आपको आंटी जी? तो बताइए, 1 किलो लिख दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, 1 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 ग्राम लिख ले। जैसी बहू वैसी सास कंजड़ी। पर इस तरह सीमा तो अपने नए बिजनेस का श्री गणेश कर ही लेती है। कोई सामने से कस्टमर को अटैक कर रहा था, कोई फोन पर। फिर से अस्पताल? अरे राम मोहन, ये कैसी सूजन है भाभी की जो कमी नहीं होती। मैं तो कहता हूँ दवाइयां देना बंद करिए। कुछ नहीं होता, किडनी पर असर जरूर पड़ जाता है इन दवाइयों से। शहद खिलाना शुरू कर भाई। देखा परखा और आजमाया उपाय है। मेरी बहन ने मुझे बताया और मैंने शहद खाना शुरू किया। फिर क्या बताऊं भाई, 1 महीने में ही लग रहा है जैसे 5 साल और जवान हो गया हूं मैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये फायदा आसपास वालों को भी दिया जाए। लोगों की भलाई के लिए शहद का काम शुरू किया है मैंने। तो भाभी को शहद खिला, महीने भर में देखना आधे से ज्यादा बीमारियां गायब हो जाएंगी। तो आधा किलो लिख लो ना तेरा। और 2 ही दिन में 20 किलो शहद का ऑर्डर शर्मा परिवार वाले जुगाड़ कर लेते हैं और फिर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली जाती है शहद। इस एक छत्ते से तो 4 चम्मच शहद निकला मम्मी। मैंने तो कुछ लोगों से पैसे भी ले लिए। अब अगर ऑर्डर नहीं दिया तो क्या होगा? टेंशन लेने की बात नहीं है प्रेम। अब जब हाथ डाला है तो काम शुरू कर ही देते हैं। मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो पता चला सरकार भी मधुमक्खी पालने वालों को पैसे दे रही है। तो एक लोन उठाते हैं और बड़ा काम चालू कर देते हैं। कस्टमर को कह देंगे कि ऑर्गेनिक शहद है तो डिलीवरी में वक्त लगेगा। तुम लोगों का यह जज्बा देखकर मुझे भी खुद के अंदर ना एक जुनून सा महसूस हो रहा है। ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। आपको भी लग रहा होगा ना कि प्लेट से शहद किस तरह शर्मा परिवार के रग में दौड़ने लगी थी। पर यही हो रहा था। करण और प्रेम जाकर बैंक से लोन ले लेते हैं और घर की बहुएं और ममता मिलकर कमरों को खाली करना शुरू करती हैं। एक कमरे को छोड़कर बाकी सारे कमरे में मधुमक्खी पालेंगे। यही काम अच्छा चल गया तो पता चला महीने 2 महीने में हमने अपना फ्लैट ले लिया। वैसे भी मोहल्ले के इस घर में मुझसे तो और रहा नहीं जाता बहू। अरे मम्मी जी, बिल्कुल यही होगा, फिक्र मत कीजिए। बस कुछ दिन जैसे तैसे तंगी में निकालने पड़ेंगे। पर एक बार ये काम जम गया ना, फिर तो हम खुद का ब्रांड बना लेंगे, शहद से शर्मा। एक बार हमारे शहर के सभी लोगों को हम कस्टमर बना ले, उसके बाद दूसरे शहरों में भी सप्लाई शुरू कर देंगे। और लोगों का फायदा हुआ तो इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा मम्मी जी। और क्या पता सरकार हमें सम्मानित भी कर दे। अपनी बहू की बातें सुनते ही ममता का सीना तो ऐसे चौड़ा हो रहा था मानो उसे अभी ही सम्मानित किया जा रहा हो। और पता है दादी, मैंने पढ़ा है हनीकॉम्ब से मोम भी बनती है। ये लो, लक्ष्मी तो बरसने के लिए तैयार बैठी है। सारे कमरों की खिड़कियां खोल दो बेटा। मधुमक्खियों को अच्छे से हवा मिलनी चाहिए और आसपास पानी भी भरकर रख देते हैं। मैंने पढ़ा है कि जहां मधुमक्खी हो वहां पानी का स्रोत होना चाहिए। सभी ने सब कुछ पढ़ लिया था सिवाय इस बात के कि मधुमक्खी पालने के लिए अच्छी ट्रेनिंग भी जरूरी है और बिना किसी ट्रेनिंग के शर्मा परिवार के लोग मधुमक्खी पालन शुरू कर देते हैं। मैं अपना बिस्तर हॉल में लगा रहा हूँ मम्मी, मैं हॉल में सो जाऊंगा। आप और पापा आराम से अपने कमरे में सोइए। अरे नहीं नहीं बेटा, बिजनेस सबकी है, कॉम्प्रोमाइज सभी करेंगे। एक दिन एक जोड़ा कमरे में सोएगा तो दूसरे दिन दूसरा। हमारे परिवार की ये एकजुटता मेरा दिल जीत लेती है। हॉल में ही गद्दे लगाकर सब सो जाते हैं। 10 दिन बाद सुषमा ममता के घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। मुंह पर कपड़ा बांधे सुरेश जी दरवाजा खोलते हैं। लगता है काम अच्छा चल गया जो नौकर रख लिया भैया ने। सुरेश भैया, ममता भाभी कहाँ है? हैं? मुझे शहद लेनी है। मैं ही तो हूँ भाभी।
अरे कौन बहुरूपिया है रे तू? और मेरे पड़ोसियों की आवाज में कैसे बोल रहा है? अरे मैं बहुरूपिया नहीं हूँ भाभी, मेरे चेहरे पर मधुमक्खियों ने काट लिया है। क्या? ये कहकर सुरेश अपने चेहरे पर से गमछा हटाता है। उसका चेहरा इतना सूज चुका था कि आंख नाक कुछ भी पहचान में नहीं आ रहे थे। ये कपड़ा तो पहले बांधना चाहिए था, अब तो मधुमक्खियों ने काट लिया, अब क्यों बांधा है भाई? तभी कमरों से भागती हुई सीमा और प्रीति बाहर आती है। भागो मधुमक्खियां! पूरे शर्मा निवास में अफरा तफरी मच जाती है। घर के कुछ मेंबरों को तो मधुमक्खियों ने इतनी बुरी तरह काटा था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में एक के बाद एक हर बिस्तर पर एक एक मेंबर लेटा हुआ था। मेरे दिल को मजबूत बनाने के लिए शहद देने वाली थी ना सीमा, मुझे ये शहद मिला। किसका आइडिया था ये शहद का बिजनेस करने का? कोने कोने में घुस घुस कर काटा है मधुमक्खियों ने। मेरा तो आइडिया नहीं था भाई, इससे अच्छा मैं नकली शहद ही खा रहा था। तुझे ही 10,000 रुपये भारी पड़ रहे थे, सब तेरे कारण हुआ है। तुझे ही बचाने थे ना 10,000 रुपये। अरे तो मैंने थोड़ी ना बोला था कि 10,000 बचाने। तो मधुमक्खी का बिजनेस शुरू करो, ये मेरा आइडिया नहीं था पापा। अरे तो किसका था? किसकी जबान में आग लगी थी? मम्मी और चाची का आइडिया था ये दादी। बोला, दादी का चमचा बोला। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, नहीं करना ये नया काम। पैसे बचाने चले थे और यहाँ अस्पताल का खर्चा आ गया। लोग ठीक ही कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। वसुंधरा कुल श्रेष्ठ वसुंधरा सदन की मुखिया है। बरसों पहले निधन हो चुका है। वसुंधरा के 2 बेटे हैं, नील और नितिन। बड़े बेटे नील की शादी आशी के साथ हुई और हाल ही में छोटे बेटे नितिन की शादी रिया के साथ हुई। रिया की शादी के कुछ दिन बाद भाभी ये पराठे बनाने का प्लान किसका था? अरे वो मेरा ही बहुत दिनों से ना नाश्ते में आलू के पराठे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा आज बना लेते हैं। क्या हुआ, तुझे पराठे पसंद नहीं है क्या? अरे भाभी पराठे तो पसंद है, लेकिन ये पराठों से निकलने वाला जो दम घुटो धुआं है ना, उसका क्या करे? दम घुट रहा है मेरा तो। कैसा किचन है ये, धुआं तक निकलने की कोई जगह नहीं है। थोड़ी देर और हमने सांस नहीं ली ना तो यार दम घुटने से मर जाएंगे हम लोग। अरे कुछ नहीं होता, मैं तो इतने साल से इसी रसोई में खाना बना रही हूँ। पूरी पराठे पकवान सभी इसी किचन में बनाती हूँ, मैं तो आज तक नहीं मरी। अरे भाभी मजाक की बात नहीं है, आप देख रहे हो कितना दम घुटो धुआं भरा हुआ है किचन में, और ये धुआं किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी तक ना भी मरे तब भी कुछ दिनों में अस्थमा का पंप ले लेकर सांस लेनी पड़ेगी हमें। अरे खिड़की क्यों नहीं लगवाती आप यहाँ? अरे क्या बताऊँ मैं तुझे, माँ जी से बात करो ना कि रसोई में खिड़की लगवा दो, तो माँ जी भड़क जाती हैं, सुनती ही नहीं है। माँ जी आपकी नहीं सुनती तो आप भी माँ जी की सुनना बंद कर दो भाभी। आपको ना अपनी बात कहने का तरीका नहीं आता। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अरे छोटी, ऐसा क्या करने वाली है तू? माँ जी ना बहुत टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से किसी की बात नहीं सुनती वो। आप देखते जाओ भाभी, सुनेगी कैसे नहीं। गांधी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। आपको पता है गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि गलत बात का विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा करो, यानी कि प्रेम पूर्वक काम करने के लिए मना कर दो। कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब माँ जी हमसे खाना बनाने के लिए कहेंगी तो हम भी हंसते मुस्कुराते हुए प्यार से खाना बनाने के लिए मना कर देंगे। हम भी उनकी बात नहीं मानेंगे, बात खत्म। अरे ये कैसे बात करी है तू? घर में भूचाल आ जाएगा। देख भाई, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं तो जैसे इतने साल से खाना बना रही थी ना, आगे भी बना लूंगी। भाभी आप बहुत डरपोक हो। और कौन सा गलत बात कह रहे हैं हम लोग? रसोई में एक खिड़की निकालने की तो बात है, उसके लिए भी ऐसा क्या बहुत भारी खर्चा आ जाएगा कि माँ जी किचन में खिड़की नहीं बनवा सकती। आप बस चुपचाप मेरे पीछे खड़े रहो, मैं सब संभाल लूंगी। जैसा कि आशी और रिया ने सोचा था, अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ने किचन में जाकर खाना न बनाने की कसम खा ली। जब सासू माँ को बहू की हड़ताल के बारे में पता चला तो उन्होंने शुरू में तो बहुत गर्मी दिखाई, लेकिन बहुओं के तेवर के आगे सासू माँ की गर्मी ज़्यादा चल नहीं पाई और अंत में उन्हें ही हथियार डालने पड़े और रसोई में खिड़की निकालने की बात पर राजी होना पड़ा। देख बहू, तुम दोनों के लिए ना रसोई में मैं खिड़की लगवा जरूर रही हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये खिड़की कभी खुलनी नहीं चाहिए। जब तक आप नहीं कहेंगे ना, हम कभी रसोई की खिड़की को हाथ भी नहीं लगाएंगे माँ जी।
अगर हमें रसोई में खिड़की खोलनी नहीं होगी तो फिर हम खिड़की लगाएंगे क्यों? है इस बात का कोई लॉजिक? अरे तू चुप करना, पहले खिड़की लग तो जाने दे। पता चला तेरे बवाल के चक्कर में ना हम खिड़की से भी हाथ धो बैठे। और खिड़की ना सिर्फ अकेली नहीं लगेगी, उसके ऊपर एक रोशनदान भी लगाया जाएगा। रोशनदान में कोई दरवाज़ा नहीं होगा, उससे हवा रोशनी आती रहेगी, इसलिए किचन में खिड़की खोलनी ही नहीं पड़ेगी। अपने वादे को निभाते हुए अगले 2-3 दिन के अंदर ही रसोई में एक बड़ी सी कांच के पल्ले वाली खिड़की लग गई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी रसोई की उस तरफ भी कुछ है। ये कौन सा कमरा है? मैंने तो आज से पहले कभी देखा नहीं। छोटी बहू, मुझे ना ये ताक झांक वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। आज तो तूने मुझे उस कमरे के बारे में सवाल कर लिया, लेकिन आज के बाद ना तुम उस कमरे की तरफ देखोगी ना कोई सवाल पूछोगी, और ये बात यहीं ख़त्म होती है बस। सास के जाने के बाद भाभी, मम्मी जी का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लगता आपको? अब ऐसा भी क्या खजाना है वहाँ कि मेरे उस कमरे की तरफ देख लेने से मम्मी जी इतनी चिढ़ गई? क्या जासूसी किए जा रही हो? थोड़ा शांत रहा करो ना। ये ससुराल है तुम्हारा। लगता है तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। आपके कहने का मतलब क्या है? मम्मी जी मगरमच्छ है? अरे चुप करना मेरी माँ, चल यहाँ से। अपने साथ साथ ना मुझे भी मरवाएगी किसी दिन। तुझे समझाना मतलब अंधे के आगे रो और अपने नैना खो। दोनों बहुओं के आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि रसोई में अब खिड़की लग गई थी। खिड़की के ऊपर बना हुआ रोशनदान अब थोड़ा बहुत धुएं को बाहर निकाल देता था, लेकिन फिर भी दोनों बहुओं के मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक जरूर गई थी कि न जाने इस खिड़की के पीछे ऐसा क्या है जिसे छुपाने के लिए मम्मी जी इस रसोई की खिड़की को बंद रखने की हिदायत देती हैं। अरे भाभी, कुछ तो है खिड़की के उस पार जिसके नाम से ही माँ जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। हाँ छोटी, तेरी बात बिल्कुल सही है। माँ जी क्यों उस कमरे में किसी को जाने नहीं देती? यहाँ तक कि बात तक करने पर पाबंदी है। तूने देखा कैसे घबरा गई थी वो, और हकलाने लगी थी जब तूने परसों खिड़की खोलने की जिद की थी। खैर, जब माँ जी बताना ही नहीं चाहती तो किया भी क्या जा सकता है। हम तो चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकते। एक दिन दोपहर में, भाभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मम्मी जी गहरी नींद में सोई हुई हैं। चलो ना आज देखते हैं उस रसोई की खिड़की के पीछे क्या है। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे तू चुप करना, मुझे नहीं देखना। तू जाकर चुपचाप अपने कमरे में आराम कर ले, फिर शाम को बहुत काम करना है। अपने दिमाग की खुराफात शांत कर ले, और ये जो एनर्जी है ना उसे सही जगह इस्तेमाल किया कर। अरे भाभी चलो ना, कितना डरती हो आप? हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर उस खिड़की का राज क्या है। दोनों बहू दबे पांव रसोई में पहुंचती है, और जैसे ही खिड़की का पल्ला खोलती है एक सायरन की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठती है। सायरन की आवाज़ से आशी और रिया भी बहुत घबरा गए थे, और उन्हें सूझ ही नहीं रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। इधर सायरन की आवाज़ सुनकर वसुंधरा दौड़ी दौड़ी रसोई में आती है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने इस खिड़की को हाथ लगाया? अरे शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या तुम दोनों के अंदर? क्या यही होता है बहू का फर्ज? सास की कही एक छोटी सी बात नहीं मान सकती तुम दोनों? तुम्हें क्या लगता है कौन सा खजाना छुपा के रखा होगा मैंने उस कमरे में, जिसे देखने के लिए तुम दोनों इतनी बेचैन हुई जा रही हो? देखिए माँ जी, आपकी नाराज़गी हम समझते हैं। मैं मानती हूँ हमसे गलती हो गई है। आपकी मना करने के बाद भी हमने इस खिड़की को खोला, लेकिन आप भी तो हमें बता सकती है ना कि आखिर उस खिड़की के पीछे ऐसा क्या है जो आप खिड़की का नाम सुनकर इतना घबरा जाती हैं। हम भी तो अब इस घर का हिस्सा है। अगर कोई राज है तो उसे जानने का हमें भी तो पूरा अधिकार है। मुझे ज़्यादा पट्टी मत पढ़ाओ। तुम दोनों जाकर अपना काम करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों को घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूं। सास को गुस्से में तमतमाते देख दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे की ओर निकल जाती हैं। शाम के समय, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मेरी वजह से आज आपको भी माँ जी से बहुत कुछ सुनना पड़ गया। लेकिन मुझे ना आइडिया ही नहीं था कि माँ जी इतनी स्मार्ट निकलेगी कि खिड़की में सायरन लगवा कर रखा होगा, और हमारे छूते ही सायरन बज गया। ये तो वही वाली बात हो गई ना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना। मान गए माँ जी है बहुत तेज। छोड़ो, अब तो मैंने कसम खा ली है, उस खिड़की के पीछे जाए जो भी हो मुझे जानना ही नहीं है। अरे छूटी, ऐसे कैसे जानना नहीं है? अब मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। तुझे पता नहीं आज मैंने क्या क्या सुना है, इसलिए अब तो मुझे ये जानना ही है कि आखिर उस खिड़की के पीछे है क्या। क्या बात कर रही हो भाभी? ऐसा क्या हुआ था, बताओ ना, क्या सुन लिया आपने? छोटी, आज दोपहर में हम दोनों को बातें सुनाने के बाद माँ जी गुस्से में अपने कमरे में चली गई थी।
उनके कमरे में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद हमने उस खिड़की को छूकर गलती कर दी, इसलिए माफ़ी मांगने के लिए मैं माँ जी के कमरे में गई। और तुझे पता है मैंने वहाँ क्या देखा? माँ जी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी और फ़ोन का स्पीकर ऑन था। क्या? किससे बात कर रही थी माँ जी? माँ जी फ़ोन पर किसी आदमी से बात कर रही थी जो उनसे खिड़की के बारे में बात कर रहा था। इसीलिए तो मैं उस खिड़की को लगवाने के पक्ष में नहीं था। कहीं तुम्हारी दोनों बहू को वो राज पता ना चल गया हो। अगर किसी को भी वो सच पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारी इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बस अब तुम थोड़ी ज़्यादा सतर्क रहना। उस खिड़की का सच सबके सामने नहीं आना चाहिए। और सुनो, मुझे लगता है तुम्हारी बहू फिर से उस खिड़की के पास जाने की कोशिश करेंगी, इसलिए अब तुम्हें सब अच्छे से संभालना होगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ज़रूर कुछ तो ऐसा है जिसे माँ जी ने उस कमरे में छुपाया हुआ है। पर अब मुझे ये जानना ही है कि वो राज आखिर है क्या। तो फिर क्या करना है, कैसे पता लगाएंगे? मैं बताती हूँ। सबसे पहले कुछ दिन के लिए इस मामले को ठंडा होने देते हैं। माँ जी के सामने ऐसे रिएक्ट करेंगे कि अब हमें उस खिड़की और खिड़की के पीछे वाले राज से कोई मतलब ही नहीं है, हम सब कुछ भूल चुके हैं। जब माँ जी को पक्का भरोसा हो जाएगा, उसके बाद बहाने से माँ जी को घर से बाहर भेजना होगा और फिर हम लोग उस राज का पर्दाफाश करेंगे। बताओ कैसी रही? आइडिया तो अच्छा है भाभी, लेकिन इस आइडिया के लिए सबसे पहले हमें माँ जी की नज़र में अपनी इमेज ठीक करनी होगी। उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम उस खिड़की वाली बात को पूरी तरह से भूल चुके हैं। सास को यकीन दिलाने के लिए बड़ी बहू और छोटी बहू बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगी। अगले 2 महीने तक उन दोनों की जुबान पर एक बार भी खिड़की का नाम नहीं आया, जिससे सास वसुंधरा भी थोड़ी निश्चिंत हो गई। लगता है उस दिन की डांट का बहुओं पर गहरा असर हुआ है। तब से लेकर आज तक एक बार भी दोनों बहुओं ने खिड़की का नाम लेना तो दूर, उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। चलो अच्छा हुआ तूफान आने से पहले ही गुजर गया। मेरे लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कुछ दिनों के बाद, माँ जी मौसी जी के मकान का मुहूर्त है, आप अपना टिकट करा लीजिए, हो आइए ना गाँव। अरे नहीं बहू, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम लोग हो आओ। और वैसे भी हम तो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, अब ब्याह शादी न्योतों में अब जवान बच्चे जाते हुए अच्छे लगते हैं। हमारी तो आराम करने की उम्र है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही माँ जी। अरे आपकी बहन की मकान का गृह प्रवेश है, उन्होंने अपने सारे जीवन की कमाई इस मकान में लगाई है। आप सोच कर देखिए, अगर आप ऐसे समय में उनसे मिलने नहीं जाएंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। घर की चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए माँ जी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। दोनों बहुएं वसुंधरा को उसकी बहन के यहाँ जाने के लिए दबाव देने लगती हैं। अरे माँ, जब आपकी दोनों बहुएं आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है तो फिर तुम किस बात से डर रही हो? अरे आराम से जाओ, निश्चिंत होकर मौसी के साथ 2-4 दिन बिता कर आ जाओ। ये घर कहीं भागा तो नहीं जा रहा, हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। और हम सब अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं रहे कि आपके बिना 2 दिन ना रह सके। वसुंधरा के पास बच्चों की बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो 2 दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ जाने को तैयार हो जाती है। वसुंधरा के जाने के बाद, छोटी अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। मम्मी जी तो मौसी जी के यहाँ चली गई और ये दोनों भाई ऑफिस। अब घर में सिर्फ हम दोनों का राज है। आज हम पता करके रहेंगे कि रसोई की खिड़की का राज आखिर है क्या। चलो भाभी, सबसे पहले रसोई की खिड़की खोलते हैं, वहां से कूद कर ही हम लोग स्टोर रूम में एंट्री कर पाएंगे। स्टोर रूम में पहुंचने पर, भाभी पूरा स्टोर रूम खाली पड़ा है, बस एक छोटा सा लोहे का बक्सा रखा हुआ है। इसका मतलब जो भी राज है इस बक्से के अंदर ही है। अरे छोटी, लेकिन इसमें तो ताला लगा हुआ है, अब क्या करें? भाभी जब यहाँ तक आ गए तो अब इस संदूक को देखे बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। अरे तोड़ देते हैं ताला, जो होगा देखा जाएगा। दोनों बहू मिलकर संदूक का ताला तोड़ते हैं। संदूक खोलने पर उन्हें उसके अंदर सिर्फ कुछ पुराने कपड़े और कागजों की एक फाइल के अलावा उस बक्से में कुछ भी नजर नहीं आता है। इसमें तो ये पुराने से कपड़े और कुछ पेपर्स रखे हुए हैं। इसका मतलब इन पेपर में ही कुछ है जो माँ जी सबसे छुपाना चाहती हैं। खोल के देख इस फाइल को, कौन सा पेपर है जिसे मम्मी जी ने ऐसे दीवार के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। रिया फाइल खोलकर पढ़ने लगती है। ये कैसे हो सकता है भाभी, ये सब झूठ है। अरे ऐसा क्या पढ़ लिया तूने कागजों में, मुझे भी दिखा।
रहने दीजिए ना भाभी, छोड़िए, कुछ नहीं लिखा, चलिए यहाँ से चलते हैं। अरे तू बताएगी, तूने कागजों में ऐसा क्या पढ़ लिया जो तुझे 440 वोल्ट का झटका लग गया? चला, ये फाइल मुझे दे, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ भाभी। इन कागज़ों में लिखा है कि बड़े भैया को माँ जी ने किसी सीक्रेट चाइल्ड नाम के अनाथ आश्रम से गोद लिया था। शायद माँ जी ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा उनका अपना खून नहीं है, बल्कि गोद लिया हुआ बच्चा है। इसीलिए उन्होंने ये राज इस बक्से में छुपाकर हमेशा के लिए यहाँ दफन कर रखा था। इसका मतलब हम माँ जी के कुछ नहीं लगते? ऐसा क्यों सोचती है भाभी आप? जब माँ जी ने आज तक अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी, तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शायद इसीलिए माँ जी ने ये सच आज तक सबसे छुपाया, ताकि ये सच जानने के बाद आप और भैया अपने आप को सौतेला ना महसूस करने लगे। वादा करिए भाभी, आप ये बात भैया को कभी नहीं बताएंगी। माँ जी के डर को कभी भी सच साबित नहीं होने देंगी। शायद माँ जी के मना करने के बाद भी उनका ये संदूक खोलकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है, और अगर सच में भैया के मन में ये सगे और सौतेले वाला भाव आ गया, तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तू ठीक कह रही है रिया, मैं वादा करती हूँ कि यह सच हमेशा संदूक में दफन रहेगा और कभी भी सुशांत के सामने नहीं आएगा। माँ जी उनके लिए उनकी सगी माँ है और हमेशा रहेंगी। मैं एक माँ से उसका बेटा कभी नहीं छीन सकती। 2 दिन बाद दोनों बहू सास के पास आकर, एक बहुत बड़ी भूल के लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं माँ जी, लेकिन वादा करते हैं आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। बस आप अपना आशीर्वाद हमारे सर पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। क्या बात है बहू, साफ साफ कहो। आपके जाने के बाद हमने आपका बक्सा खोलकर देखा था माँ जी, और हमें सब कुछ पता लग चुका है। तो क्या तुमने सुशांत को सब बता दिया? नहीं माँ जी, उन्हें कुछ नहीं पता और कभी पता लगेगा भी नहीं। आप निश्चिंत रहिए। बरसों से अपने सीने पर लिए हुए बोझ को उतारकर वसुंधरा काफी हल्का महसूस कर रही थी।